नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है कक्षा 8 अर्धवार्षिक परीक्षा विषय सामाजिक के एक पेपर के अंदर, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ध्यान दीजिए, अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 8वीं के लिए सामाजिक विज्ञान का ये पेपर है, जो कि कंप्लीट डिटेल के साथ में आपको बताने वाला हूँ। और वीडियो के लास्ट तक आप बने रहते हैं तो आपका जो किताब का पूरा सिलेबस है वो पूरा का पूरा रिकवर करवाने की मैं कोशिश करूंगा। पूरे डिटेल के साथ में बताने वाला हूं। भारत का अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह था। देखो, यहाँ पर दो आपकी बात आती है। एक तो आती अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह, है ना, और एक आता है अंतिम मुगल बादशाह। शक्तिशाली नहीं आए तो मुगल बादशाह कौन होगा, तो ये ध्यान रखना, बहादुर शाह जफर होगा यदि शक्तिशाली नहीं है। ऐसा आ जाता है ना, भारत का अंतिम मुगल बादशाह था तो बहादुर शाह जफर होगा। परंतु यहाँ पर आपके पूछा गया है कि भारत का अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह था, तो राइट आंसर आपके क्या रहेगा? औरंगजेब। ठीक है ना, औरंगजेब है अंतिम मुगल बादशाह था जो कि शक्तिशाली था। इनके बाद में जितने भी मुगल बादशाह हुए हैं वो ज़्यादा अपना वजूद नहीं रख पाए हैं, ज़्यादा कोई शक्ति है अपनी नहीं प्रदर्शित कर पाए हैं। फिर एक चंपारण आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि चंपारण बिहार आंदोलन है, महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। उसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत है 1917 के अंदर हुई थी। ठीक है ना, किन के द्वारा चलाया गया ये ध्यान देना। तो ये किसानों के हित में महात्मा गांधी द्वारा है ये आंदोलन चलाया गया था। संविधान सभा के अध्यक्ष थे। देखो, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर अध्यक्ष की बात की जा रही है, तो अध्यक्ष थे आपके राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर यदि ऐसा आ जाए कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो BR अम्बेडकर थे। और ऐसा आ जाता है कि संविधान सभा की जो स्थानीय समितियां हैं उनके अध्यक्ष कौन थे? तो पटेल थे। और उद्देश्य प्रस्ताव है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। प्रश्न अगला है कि निम्न में से कौन सा संसाधन है? यहाँ पर संसाधन कौन सा है ये आपको बताना है। तो भूगोल के अंदर से लिए गए हैं। आप सभी को पता होना चाहिए कि सामाजिक विज्ञान है, इसके अंदर आपके इतिहास आती है, जो कि हमारा अतीत के नाम से आपकी चल रही है। पार्ट 3 भूगोल भी आपके आ रही है, जो कि आपके संसाधन के नाम से चल रही है। और राजनीति विज्ञान भी आपके आती है। और हमारा राजस्थान, जो कि अपने राजस्थान के अंदर हमारा राजस्थान चल रहा है, और अन्य जो स्टेट जितने भी है उनके अंदर है अपने जो स्टेट से संबंधित है वो चलाई जा रही है। तो यहाँ आपके ये तीन जो सब्जेक्ट है, इतिहास, भूगोल और राजनीति, इन तीनों को लेकर है इस पेपर ये बनाया जाता है। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा, संसाधन है वो वायु, जल, खाद्य पदार्थ, मतलब जो मानव के द्वारा प्रयोग में लिए जाते हैं वो सभी संसाधन होते हैं। और मानव खुद भी क्या है? एक संसाधन है। फिर आपके आ रहा अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। तो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है, देखते हैं कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने और कब की? भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज है पुर्तगाली नाविक कहाँ का था? पुर्तगाल का था, वास्को डी गामा। क्या नाम है? वास्को डी गामा नाम है। और कब की गई थी? 1498 के अंदर। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज है वास्को डी गामा के द्वारा 1498 में भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजा था। देखो, भारत की खोज नहीं है, ध्यान देना, भारत की खोज कोई भारत घुमा हुआ नहीं था, है ना, ताकि उसको खोजा। भारत के समुद्री मार्ग, पहले भारत को अन्य देश है वो नहीं जानते थे, समुद्र से नहीं आते थे। पहले जो आए थे जितने भी, वो कहाँ से आए थे? उत्तर पश्चिम की तरफ से आए थे, हिमालय की तरफ से आ रहे थे। जबकि अब जो आए हैं वो कहाँ से आ गए हैं? अपने इस समुद्री मार्ग से आए। संविधान किसे कहते हैं? तो संविधान का अर्थ है समधन विधान। देखो, इसका यदि अपन संधि विच्छेद करें, समधन विधान है, और इसमें जो संधि रहती है आपके व्यंजन संधि है। तो संविधान नियमों का ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। संविधान क्या है? मैं एक नवीन परिभाषा आपको दूं तो यह होता है कि संविधान का अर्थ होता है
की लिखित एक पुस्तक जिसमें देश को चलाने के सभी नियम कानून कायदे है वो लिखित होते हैं, उसे संविधान कहते हैं, है ना। एक पुस्तक जिसके अंदर कानून कायदे जो देश को चलाने के लिए होते हैं वो संविधान है। तो यहाँ पर भी यही है कि देश को चलाने के लिए पद्धति के रूप में अपना सकते हैं ऐसे नियमों का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। संसाधन से आप क्या समझते हैं? तो प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है संसाधन कहते हैं। संसाधन जैसे कि एक मानव के लिए संसाधन क्या होंगे? एक मानव संसाधन, उसके लिए रोटी संसाधन है। देखो, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो भी कुछ किया जा रहा है वो सभी संसाधन है। कपड़ा संसाधन है, पानी संसाधन है, मकान संसाधन है, उनकी आवश्यकता है भाई। जो भी आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाता है वो सभी संसाधन है। आगे है कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में एजीजी कौन थे? एजेंट टू गवर्नर जनरल, ठीक है ना। तो एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1857 की एजीजी है वो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। ध्यान रखना कौन है? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। फिर आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न है जिसको आपको 3 या 4 लाइनों के अंदर है उत्तर देना होता है कि निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हैं? निर्वाह कृषि, निर्वाह का अर्थ है जीवन यापन करना। तो ऐसी कृषि जो केवल जीवन यापन के लिए ही की जाती है और जो कि अपने परिवार के भरण पोषण के लिए की जाती है उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। तो इसके अंदर क्या दे रखा है देख लेते हैं। आपको इस प्रकार से याद रखना है, जैसे अपन है ना, याद कैसे रखें? अपने शब्दों में रखें। निर्वाह कृषि का अर्थ है कि जीवन यापन के लिए, एक किसान है अपने खुद के जीवन यापन के लिए जो कृषि करेगा उसे क्या कहेंगे? निर्वाह कृषि कहते हैं। जैसे कि मैंने एक खेत बोया है और उस खेत में मान लेते हैं कि 10 क्विंटल है गेहूं होता है और मैं इनसे ज़्यादा कृषि नहीं कर रहा, तो 10 क्विंटल तो मेरे घर की आवश्यकता है। तो ये मेरे क्या हुआ? जीवन निर्वाह कृषि हुई, निर्वाह कृषि हुई है। तो निर्वाह कृषि के अंतर्गत एक कृषक परिवार द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खेती की जाती है। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे गेहूं बो दिया, गेहूं के बाद में थोड़ी सी सब्जी कर दी उसने। इस प्रकार से निर्वाह कृषि परंपरागत तरीकों से की जाती है जिसमें निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी काम में ली जाती है। परंपरागत का अर्थ है पहले समय से जैसे चले आ रहे हैं वैसे, उसके अंदर कोई ज़्यादा तकनीकी की यूज नहीं की जाती है क्योंकि ये कम क्षेत्र में की जाती है, इसलिए तकनीकी की आवश्यकता नहीं रहती है। श्रम भी अधिक करना पड़ता है। श्रम अधिक इसलिए करना पड़ता है क्योंकि इसके अंदर तकनीकी का यूज नहीं लिया जाता। तकनीकी का अर्थ क्या हुआ? जैसे कि दवाई का छिड़काव करने के लिए, फसल को काटने के लिए कोई मशीन का यूज नहीं करेंगे, सीधे है अपने कठोर मेहनत से, कठिन मेहनत से है वो क्या करेंगे? उसको काट लेंगे। फसल की उपज भी कम होती है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। देखो, गहन निर्वाह कृषि एक होती है, गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि। तो निर्वाह कृषि के कितने भाग होते हैं? 2 प्रकार की होती है, आदिम निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि। अगला क्वेश्चन है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेजों से ऐसी क्या मांग थी जिसे अंग्रेजों ने ठुकरा दिया? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उसके पति की मृत्यु के बाद गोद लिए बेटे को उसके राज्य का वैध उत्तराधिकारी मान ले, किंतु अंग्रेजों ने इसे ठुकरा दिया। तो था क्या कि गोद निषेध प्रथा थी। क्या थी? गोद निषेध प्रथा है, अंग्रेजों के द्वारा लागू किया गया कानून, लागू किया गया गोद निषेध प्रथा। इसका अर्थ ये हुआ कि किसी भी राजा के यदि संतान नहीं है तो वो गोद नहीं लेगा, है ना, दूसरे का लड़का है अपना नहीं मानेगा और उसको है उत्तराधिकारी भी नहीं रखेगा। उत्तराधिकारी का अर्थ है अपना राज्य सौंपेगा नहीं। तो इस प्रथा के माध्यम से अंग्रेजों ने इसका जो गोद लिया हुआ बेटा था उसको उत्तराधिकारी नहीं माना। इस कारण है अंग्रेजों के विरोध में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो गई थी। विद्यार्थियों, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं यहाँ पर आपकी क्लास वैसे तो देखें तो 3 से लेके 12 है,
तक की कंप्लीट नॉलेजेबल वीडियो है यहाँ पर आपके अपलोड करता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 8वीं क्लास के लिए बोर्ड एग्जाम तक आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर है और भी जो आपके एक नंबर है वो बढ़ाने के काम करते हैं, वो सारे वीडियो है इस पर आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें, लाइक करोगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा और आपके लिए अच्छा सा और वीडियो लेके आऊँगा। आपके जितने भी दोस्त हैं उन सभी के साथ में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अब अगला है कि रोलट एक्ट क्या था, है ना। रोलट एक्ट क्या था, तो आपको ध्यान होना चाहिए 1919 का रोलट एक्ट है। तो रोलट एक्ट अंग्रेजों के मनमानेपन की एक मिसाल था। इसके अंदर क्या था, काला कानून भी कहते हैं इसे। था क्या कि जो भी जैसे दिख रहा है उसको है जेल के अंदर दबा दो। भारतीय जो भी है घूमता हुआ दिख रहा है उसके ऊपर कोई मुकदमा चलाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे क्या कर लो, जेल के अंदर डाल दो। तो ये काला कानून था, तो मनमानेपन था। और इस कानून के द्वारा ब्रिटिश सरकार बिना मुकदमा चलाए लोगों को कारावास में डाल सकती थी। था क्या मैंने अभी बोला है कि मनमाने तरीके से अंग्रेज लोग हैं वो भारतीयों को जेल के अंदर डाल देते थे। महात्मा गांधी सहित सभी भारतीय राष्ट्रवादी नेता रोलट एक्ट के खिलाफ थे और भारतीय विरोध के बावजूद 10 मार्च 1919 को रोलट एक्ट को लागू कर दिया गया था। यहाँ पर इंपॉर्टेंट यह है कि रोलट एक्ट है क्या, पहले तो ध्यान देना। रोलट एक्ट के अंदर क्या था कि एक ऐसा एक्ट जिसमें बिना मुकदमा चलाए भारतीयों को जेल के अंदर डाला जा सकता था। तो ये एक बहुत ही घिनौना कार्य था कि जो निर्दोष हो रहा था उसको भी, जैसे अंग्रेजों ने चाह लिया कि इसको डालना अंदर, तो वो डाल दिया करते थे। दूसरा इसके अंदर याद रखना है कि रोलट एक्ट को लागू कब किया गया, तो रोलट एक्ट को लागू किया है आपके 10 मार्च 1919 को, ध्यान देना, ठीक है ना। और पंजाब में इस कानून का भारी पैमाने पर विरोध किया गया। तो आपको पता होना चाहिए अमृतसर जलियांवाला बाग हत्याकांड ये इन्हीं से संबंधित है। मुगल साम्राज्य कमजोर क्यों पड़ गया था, है ना, प्रश्न है मुगल साम्राज्य कमजोर क्यों पड़ गया। तो आपके प्रश्न भी आया था कि अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह वो औरंगजेब था। तो 1707 ईस्वी में शक्तिशाली मुगल साम्राज्य औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु है 1707 में हो जाती है और उसकी मृत्यु के बाद अनेक मुगल सूबेदार तथा बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें हैं वो स्थापित कर ली थी। इस प्रकार जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें उठने लगी, मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ता गया। अब आपके निबंधात्मक प्रश्न है जो कि बहुत बड़े से प्रश्न है। बड़े का अर्थ है आपके 1 या 1.5 पेज के अंदर आपको इसको लिखना होता है। फिर प्लासी के युद्ध का विस्तृत वर्णन कीजिए। प्लासी का युद्ध ध्यान होना चाहिए, प्लासी का युद्ध है 1757 के अंदर लड़ा जाता है। कब लड़ा जाता है, 1757 में। प्लासी अंग्रेजों, एक तरफ तो कौन होते हैं, अंग्रेज होते हैं, और एक तरफ होते हैं नवाब। नवाब का अर्थ है नवाब भी होते हैं, इसमें मुगल बादशाह भी शामिल होता है, ठीक है ना। परंतु इसमें जीत किसकी हो जाती है, अंग्रेजों की हो जाती है। और उसके बाद में है भारत पर अंग्रेजों ने राजनीतिक दबाव है वो शुरू कर दिया था, राजनीतिक अपना जो आधिपत्य है वो जमाना शुरू कर दिया था। तो ऐसा मुगल प्लासी का युद्ध था। फिर है भारतीय संविधान के मुख्य लक्षणों की विवेचना कीजिए। मुख्य लक्षण का अर्थ है विशेषताएं भारतीय संविधान की क्या है। तो भारतीय संविधान है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ध्यान देना, लिखा हुआ यदि सबसे बड़ा विश्व का संविधान बोले तो भारत का संविधान है। ये कठोर भी है और लचीला भी है, ये पूरा है, आपको पता होना चाहिए कठोर लचीला क्या होता है, ठीक है। और इसके अंदर प्रत्येक कानून को विस्तार से लिखा गया है, ये बहुत विस्तृत संविधान और है। तो इस प्रकार करके ये भारतीय संविधान की मुख्य लक्षण है। प्राकृतिक संसाधनों से आप क्या समझते हैं, संसाधन के वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए। प्राकृतिक संसाधन का अर्थ है जो प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं,
ठीक है। तो अगला क्वेश्चन एक और है कि 1857 की क्रांति की असफलता के कारणों का उल्लेख करते हुए उसके परिणामों पर प्रकाश डालिए। 1857 की क्रांति भली भांति आपको पता होना चाहिए। 1857 की क्रांति की असफलता, तो इनका देखो असफलता का मुख्य कारण एक तो था ये नेतृत्व का अभाव था। तो मतलब इसका कोई मुख्य नेता नहीं था, नेतृत्व का अभाव। नेतृत्व दिया किसको था आगे जाकर? बहादुर शाह जफर को दिया था, जो कि 80 साल का था, तो उसके अंदर इतना स्फूर्ति थी नहीं, तो नेतृत्व का अभाव था। अब क्रांति है एक ही तारीख को शुरू हुई नहीं थी, क्रांति का अलग अलग समय में शुरुआत, ठीक है। तो इस प्रकार करके आपके बहुत सारे कारण हैं, वो आप जरूर देख लेना। वीडियो सभी के साथ में शेयर जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।